तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा एटॉम में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने कि जैसा कि आपसे कहा था कि पिछली रीट में जो जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं फ्रेंड्स, पिछली रीट यानी कि 2022 में जो पेपर हुए थे फ्रेंड्स प्री रीट का, तो उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे तो मैं उनको 30 क्वेश्चंस करके मैं आपको इन वीडियो के थ्रू करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और इन टॉपिक से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा फ्रेंड्स कि आपको किस टॉपिक पर कितना जोर देना है, ठीक है। क्योंकि पुराने पेपर से अपने को एनालिसिस करने में, पुराने पेपर्स को एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है तैयारी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को पुराने पेपर्स देखना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए आपको, और उस टॉपिक पर कौन कौन से पार्ट पर ज़्यादा आपको जोर देना चाहिए, वो डिपेंड करता है पुराने पेपर पर, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अपन ये जो पेपर है फ्रेंड्स, अपन इसको सोल्व करेंगे। ये पेपर आप लेवल 1 के क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के, ठीक है। अपन साइकोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे, इसमें 30 क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है, साइकोलॉजी के। तो 30 क्वेश्चंस करेंगे। और इसके पहले मैंने जो वीडियो डाली थी फ्रेंड्स, उसमें आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया, और लेवल 2 का मैंने शिफ्ट 2 का जो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस थे वो अपन ने उसमें करे थे। तो इसमें अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ऐसा नहीं है कि लेवल 1 में कुछ अलग तरह की साइकोलॉजी आएगी, साइकोलॉजी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ही सेम होती है, सेम लेवल होता है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि किसी में टफ आएगा, किसी में हार्ड आएगी। कभी कभी तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि लेवल 1 का जो 2022 की लेवल 1 की जो साइकोलॉजी लगी थी वो लेवल 2 वालों को हार्ड लगी थी, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है किसी शिफ्ट की साइकोलॉजी हार्ड होती है तो वो नॉर्मलाइजेशन होकर के पूरा इक्वल हो जाता है सिस्टम, ठीक है। तो अपन इसमें 30 क्वेश्चन करेंगे साइकोलॉजी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए आप इसमें निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है। तो आपको असत्य कथन देखना है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, ठीक है। तो ये समझना तो जरूरी है। तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट क्वेश्चन असत्य है, फर्स्ट कथन असत्य है। नेक्स्ट, बच्चा एक एकत्रित पूर्ण रूप में विकसित होता है, बिल्कुल सही बात है ये। आगे देखिए आप, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, बिल्कुल होती है, ये भी सत्य है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, ये भी सत्य है। तो ओनली ऑप्शन नंबर कथन ए वो असत्य है, और वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, यह तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में कर्मबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो विकास की डेफिनेशन है, ठीक है। तो विकास जब परिपक्वता और अनुभव दोनों एक साथ होते हैं तो उसे अपन बोलते हैं विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें आपको बोनस दिया गया था बोर्ड द्वारा। अब इसमें बोनस क्यों दिया गया था वो आप यहाँ पर देखिए कि बचपन की विशेषता, पहले तो बचपन की जो एज होती है वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो एक रीजन तो ये था। दूसरी थी कि प्राक टोली आयु, प्राक टोली आयु को भी अपन कह सकते हैं बचपन में पाई जाती है। सवाल करने की जिज्ञासु आयु भी बचपन में होती है, अनुकरणीय आयु भी होती है, और वो खिलौने की आयु भी अपन उसे कह सकते हैं। तो इस चारों ऑप्शन या तो सही है या कोई एक बिल्कुल बारीक सा अंतर है इसमें। तो बोर्ड ने फाइनली इस क्वेश्चन को बोनस दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है। तो आप इसके दोनों शब्दों पर गौर करिए, प्रकृति और पोषण। तो प्रकृति से तो आ जाएगा फ्रेंड्स अनुवांशिकी, अनुवांशिकी प्रकृति पर डिपेंड है, और वातावरण यानी कि पोषण जो है वो वातावरण पर डिपेंड है कि आप बाद में, जन्म के बाद में कैसा वातावरण उसको उपयुक्त करवा रहे हो, कैसा वातावरण उसको प्रोवाइड करवा रहे हो, या कैसा पोषण आप दे रहे हो, उसके हिसाब से उसके विकास पर इफेक्ट पड़ता है। बाकी और जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो इतने सूटेबल नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, और वो होती है 140 या उससे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, स्कूलों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का स्कूल में अनुप्रयोग, ठीक है, कि स्कूल में कहाँ पर अपन उसका व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रयोग कर सकते हैं। ये आप जब व्यक्तित्व टॉपिक पढ़ोगे फ्रेंड्स, उसके लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ से क्वेश्चन आया ये, प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस कराने के लिए, तो विशिष्ट अपने को उसको महसूस नहीं करवाना, अंतर नहीं करना, अंतर को कम ज़्यादा नहीं करना। आगे देखो, छात्र और छात्राओं की क्षमताओं का प्रदर्शन को नहीं जानने हेतु, क्यों नहीं जानने हेतु होता तो ये सही होता, तो ये भी गलत है। समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रही है, हाँ, तो ये जानने के लिए यानी कि निदान करने के लिए जरूरी है ये। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, 16 वर्ष का बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या है, ये आपसे पूछिए मानसिक आयु। तो ये मानसिक आयु, ये बुद्धिलब्धि का आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए कि बुद्धिलब्धि इक्वस टू क्या होता है, बुद्धिलब्धि
एक वस्तु होता है फ्रेंड्स मानसिक आयु, और क्रॉनिकल एज यानी कि उसकी वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसमें अपन इसको पुट करेंगे तो इसकी बुद्धि लब्धि कितनी दे रखी है 75, और मानसिक आयु अपने को फाइंड करना है, उसको x मान लो, और वास्तविक आयु कितनी दे रखी है उसकी बच्चे की 16 इंटू 100। जब आप इसको सोल्व करोगे जैसे कि इसको 4 से कट कर दिया अपन ने 25 टाइम, और इसको 4 से कट कर दिया अपन ने 4 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 75 इंटू 4 अपॉन 25 से 75 कट हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मानसिक आयु हो जाएगी इसकी 12 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आप, प्रत्येक व्यक्ति का निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है, किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। ये सिद्धांत किसने दिया? प्रतिदर्श इस वर्ड को आपको पकड़ना है फ्रेंड्स, और ये सिद्धांत दिया था आपको यहाँ पे थॉमसन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? तो प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी विधियों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कौन सी प्रक्षेपी विधि है? तो यह है कथानक संप्रत्यय प्रेक्षण, TAT, ठीक है। TAT जो टेस्ट है फ्रेंड्स वो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सृजनात्मक मुख्यतः किससे संबंधित है? सृजनात्मकता किससे संबंधित है? तो आपने देखा होगा जब मैंने पिछली बार क्वेश्चन कराया था तो वहाँ पर भी सेम इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ से हर बार आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक से, ठीक है। तो वो हो जाएगा अपसारी चिंतन से, डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तो कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तो वो आ जाएगा आपका विक्षिप्ति, भय और चिंता से मुक्ति। आगे देखो, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? तो इसमें आपको प्रतिभाशाली बालक के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है आपको। उसके लक्षण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, वो देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें आपको देखना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, व्यक्तित्व में नव्यता आती है उसमें, और जिज्ञासा उसमें रहती है, बिल्कुल सही है। वार्तालाप प्रियता, जरूरी नहीं है वार्तालाप प्रियता नहीं होता, शांत रहता है बच्चा उसमें, ठीक है। अति सक्रियता नहीं होता है, वो अति सक्रियता नहीं होती है, अपन बोल सकते हैं सक्रियता बोल सकते हैं, लेकिन अति सक्रियता उसको नहीं बोल सकते। तो 12th में आपका जो आंसर है फर्स्ट और सेकंड किस में आ रहा है? बी में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, बुद्धि लब्धि का देखो सूत्र, उसका जो आपको सूत्र है वो यहाँ पर दे रखा था, इसके पहले जो क्वेश्चन आया था, तो यहाँ से आप इस सूत्र का यूज आप उस क्वेश्चन में कर सकते थे। तो ये सूत्र किसने दिया था? यहाँ पर पूछा है किसने दिया था ये, तो ये दिया था टर्मन ने। ये सूत्र किसने दिया था? ये सूत्र दिया था टर्मन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं 14। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है अपने को, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है। अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को, पूरा अच्छे से समझना है कि ये किस डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। तो आप देखिए, बुद्धि परीक्षण इंगित करता है वो औसत से लेकर के औसत के अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसकी ग्रेड बहुत कम है, उसकी गणित में ग्रेड काफ़ी अधिक है। अब एक सब्जेक्ट में ज़्यादा है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में अधिक संभावना किस चीज़ की है? वो किसी सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है, किसी में कम कर रहा है, और लिखने में भी अच्छा है, ठीक है। तो लिखने में अच्छा है तो इसमें से लेखन संबंधी विकृति तो हो नहीं सकती, गणित से संबंधित विकृति हो नहीं सकती, ठीक है, और बोलने से संबंधित विकृति भी नहीं हो सकती उसमें, ठीक है, क्योंकि पढ़ने में वो अच्छा है, ठीक है। पढ़ने में वर्तने और सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान में उसकी ग्रेड कम है, तो पढ़ने से संबंधित विकृति इसमें ज़्यादा है, तो वो हो जाएगी कम, है ना, क्योंकि विकृति कम है, विज्ञान में ग्रेड कम है, उसमें देखो पढ़ने की, वर्तनी की, इसकी योग्यता कम है उसमें, तो ये डिसलेक्सिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें देखो, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। तो बैक टू बैक स्किनर की परिभाषा है, ये अपने को याद रखनी है परिभाषा है, की पॉइंट से। क्वेश्चन नंबर 16, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि का अध्यापिका के मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिनों से बाजार में सामान खरीदने उपरांत दुकानदार को दी गई गलती को चिन्हित करने के लिए सही करवाया, उसने टोक दिया उसको। तो यदि गम क्या हुआ? उसने स्कूल में सीखा था और उसका यूज उसने कहाँ पर किया? मार्केट में किया। तो ये कौन सा उसका स्थानांतरण हुआ? तो आपको बताना ये हो गया उसका सकारात्मक, सीख गए ना। आगे देखो, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं द्वंद्व, ठीक है।
उसको द्वंद्व बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस सिद्धांत का पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो देखो ये सिद्धांत आपको दे रखे, किसे अपन पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। मतलब आपको इंटरनल जो मोटिवेशन है उसके बारे में कौन दर्शाता है। वंदना परीक्षा में अच्छा प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वो अपने माता पिता के लिए उपहार प्राप्त कर सके। तो उपहार क्या हो गया, ये तो एक्सटीरियर मोटिवेशन हो गया, बाह्य अभिप्रेरणा हो गई है। ठीक है, अपन इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखिए, उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि वो टीवी देख सकती है, तो ये भी बाह्य, टीवी देखना उसको बाह्य मोटिवेशन हो गया। इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है, प्रथम स्थान लाना है उसको, तो ये भी बाह्य मोटिवेशन हो गया। ठीक है, मेगा अपनी परियोजना के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वो नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है, इंटरेस्ट है, तो ये इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट है तो उसका आंतरिक मोटिवेशन है, वो हमेशा ये काम करती रहेगी। ठीक है, बिना किसी के कहने पर भी वो ये काम करेगी, यानी कि ये आएगा अपना आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं 20, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। अधिगम सिद्धांत किसने नहीं दिया है, तो इसमें देखो BS ब्लूम ने नहीं दिया है, स्किनर ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, कोहलर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं 21, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना, इसको अपन क्या बोलते हैं, कौन सी अभिप्रेरणा का उदाहरण हो गया, अभी जस्ट अपन ने पढ़ा। तो आप इसमें देखिए 21, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 21 में एक बार आप क्वेश्चन को ऑप्शन को पूरा रीड कर लेते हैं अपन, फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। ठीक है, देखो उनकी बाह्य प्रेरणा को कम करता है, बाह्य प्रेरणा को कम करता है। ठीक है, तो ये तो सही नहीं लग रहा मेरे को। आगे देखो उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। बच्चे इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों को संलग्न होने के लिए क्या कहना दर्शाता है। बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने में प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो ऐसा भी नहीं है। बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। ठीक है, वो क्या करता है, जिज्ञासा को कम करता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, RT 2009 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उसके अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम किसके निर्धारित घंटे हैं। ठीक है, तो काम के निर्धारित घंटे आपको देखने 45 घंटे। अब ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको लेवल 2 में भी शिफ्ट सेकंड में आया हुआ था 2022 में। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है। परीक्षण की उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो आपको देखिए एक जो अच्छा परीक्षण होता है उसकी विशेषताएं कौन सी नहीं है, इसमें से देखना है। देखो अभिक्षमता, तो इसका उल्लेख नहीं किया गया है, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। बताओ, अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु या वातावरण। कौन सबसे महत्वपूर्ण है, तो बच्चा नहीं होगा तो आप किसको शिक्षित करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करती है, तो जैसे बालक पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, जब भी बालक ऑप्शन में है तो आपको देखना है कि ये ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट हो सकता है आपका। आगे क्वेश्चन देखिए 25, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके, कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान को नोट लिख सके, कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, छात्र और शिक्षकों की पारस्परिक अंतःक्रिया का प्रोत्साहन मिले। तो जहाँ पर भी ये बात आ जाए, इंटरेक्शन की बात आ जाए बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर, तो वो ऑप्शन हमेशा पॉजिटिव होता है और वही आंसर सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। क्रियात्मक अनुसंधान अच्छे से कर लेना है फ्रेंड्स, यहाँ से 100% 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो 26 में आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो देखो अनुदैर्य संसाधन नहीं है और एक अनुपयुक्त अनुसंधान नहीं, ये एक शोध जिसे तत्काल समस्या के लिए समाधान किया जा सके। ठीक है, एक शोध एक तरीके से, तो ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका 26 में सी। आगे देखिए आप 27, NCF 2005 का क्वेश्चन है। तो शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, अधिकारी का अनुमोदक, तानाशाह, सुविधादाता। ठीक है, हेल्पर या फैसिलिटेटर की भूमिका होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 28, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, तो आप देखो उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक कि उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। ठीक है, बाकी और ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये इतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं है जितना ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 29, उसमें आपको ये टेबल दे रखी है। ठीक है, समीप, दूराभिमुख, दिशा, ये सब विकास के सिद्धांत दे रखे हैं फ्रेंड्स, और एक तरफ सिद्धांत का वर्णन किया गया है कि किस सिद्धांत में क्या कहा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर एकदम करेक्ट होने वाला है यहाँ पे।
ठीक है, आपको दिख रहा होगा पूरा। तो वीडियो को पॉज करके आप इनको मिलान करने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स एक बार। देखो, समीप दूराभिमुख दिशा जो है वह शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, दूराभिमुख मतलब दूर से, केंद्र से बाहर की ओर आगे दे रखा है अपने को। सेकंड, सिर पादाभिमुख दिशा का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिर पादाभिमुख दिशा का मतलब हो जाएगा सिर से पैर का कर्म, सिर से पैर का कर्म। आगे अंतर्व्यक्तिक विभिन्नता जो है ये बी में जाएगा या सी में जाएगा वो देखिए आप। अंतर्व्यक्तिक विभिन्नता, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये होता है अंतराव्यक्तिक, अंतराव्यक्तिक का मतलब होता है एक में ही, अंतर का मतलब होता है दो में, अलग भिन्न, और अंतराव्यक्तिक एक में। किसी भी एक बच्चे में विकास की दर भिन्न हो सकती है दूसरों की अपेक्षा। तो ये इसमें हो जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा डी, फिर ए, फिर बी, सी, डी ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन बनता है, विशिष्ट से सामान्य बनता है, साधारण से आसान बनता है। तो ये आपने पढ़ा होगा बिल्कुल अच्छे से। अगर आपने एक बार साइकोलॉजी के सारे नोट्स पढ़ लिए या एक बार कवर कर लिया तो आपको पता है कि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। पहले सामान्य होता है फिर विशिष्ट होता है। आया समझ में आपको? तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको नेक्स्ट और शिफ्ट्स के और अलग अलग सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन चाहिए फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो आप लाइक कीजिए, और अगर आपको इसी टाइप की वीडियो सबसे ज़रूरी वीडियो सबसे पहले चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने से फ्रेंड्स आपको और आपको बिल्कुल भी नुकसान है नहीं है, लेकिन मुझे फ़ायदा होता है सब्सक्राइब करने से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।